बड़ी खबरों से पहले आपको यूपी से आई हुई एक तस्वीर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी पर दावे की लड़ाई हार चुके शिवपाल यादव कहीं कोने में शांत बैठे थे। इटावा में समर्थकों में जोश आया, जन्मदिन मनाया। शिवपाल यादव ने केक काटा, लेकिन इसके बाद जन्मदिन का जश्न केक की लूट में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें देखिए, शिवपाल यादव के 62वें जन्मदिन का केक तैयार था। शिवपाल जो ही इस केक को काटकर मंच पर गए, उनके समर्थक और कार्यकर्ता बर्थडे केक लूटने में लग गए। आप देखिए जरा, किसी के चेहरे पर कोई केक लगा रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। लोगों की ऐसी हरकत देख मंच से बार बार अनुशासन बरतने की अपील की जाती रही। कहा गया कि भाई देश तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी, क्या शर्मसार होंगे इटावा के लोग। लेकिन केक का मामला था, जमकर लूट हुई। तो चुनावी समर चरम पर है इस वक्त। इसी समर से रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो चौंका देती हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हरिद्वार की एक तस्वीर, जहां एक उम्मीदवार लोगों का प्यार और समर्थन देखकर फूट फूट कर ये नेत्री रोने लगी। जरा आप भी देखिए। आंखों से बहते आंसू मानो थमने का नाम ही नहीं लेते। जुबान कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन गला रुंध जाता है और निकलते निकलते अल्फाज मानो रुक जाते हैं। नाम है ब्रजरानी। कांग्रेस की बागी उम्मीदवार हैं ब्रजरानी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में ब्रजरानी को हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से टिकट मिला था और ब्रजरानी बहुत ही कम अंतर से हारी थी। बावजूद इसके इस चुनाव में ब्रजरानी को टिकट नहीं मिला और मजबूरन ब्रजरानी निर्दलीय चुनाव में उतरी हैं। निर्दलीय होने के बावजूद जब ब्रजरानी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया तो उनके समर्थन में सैकड़ों लोग पहुंचे और ब्रजरानी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बस लोगों का यही प्यार ब्रजरानी के दिल में घर कर गया और कैंची के निशान पर चुनाव में उतरी ब्रजरानी की आंखें छलक आई। बार बार ब्रजरानी रोती हुई नजर आई। कुछ लोगों ने सहारा दिया, कुछ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रजरानी के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस समर्थन की खुशी आंखों से पानी बनकर बह निकली। ब्रजरानी ने शायद सोचा था कि बड़ी पार्टी का झंडा अलग हो जाने के बाद समर्थक भी उनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन ये सियासत है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ ऐसा ही ब्रजरानी के साथ हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। खुशी के आंसू थे नतीजे से पहले। मुंबई के विक्रोली स्टेशन पर एक बुजुर्ग आत्महत्या करने के इरादे से लोकल ट्रेन के नीचे कूद जाता है। उसके ऊपर से लगभग आधा दर्जन लोकल ट्रेन के डब्बे गुजर भी जाते हैं, पर चमत्कार देखिए कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। आखिर ऐसा कैसे हुआ, आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में जब ये आत्महत्या की तस्वीरें कैद हुई तो कैसे इस शख्स की जान बच गई। मुंबई के लाइफलाइन के सामने बुजुर्ग ने उठाया आत्मघाती कदम। मुंबई के विक्रोली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 65 साल के बुजुर्ग ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग सामने से आ रही लोकल ट्रेन के सामने कूद जाता है। इसे चमत्कार कहें या किस्मत का खेल कि करीब आधा दर्जन डब्बे ऊपर से गुजर जाने के बाद भी बुजुर्ग शख्स की जान बच गई। हालांकि बुजुर्ग को ट्रैक पर कूदते हुए मोटरमैन ने देख लिया और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन बावजूद उसके ट्रेन के 6 डब्बे बुजुर्ग के ऊपर से गुजर जाते हैं। ट्रेन रुकते ही आरपीएफ का स्टाफ ने बुजुर्ग को ट्रेन के नीचे से सही सलामत निकाल लिया। सीएसटी से कल्याण की तरफ जा रही स्लो लोकल के सामने एक सीनियर सिटीजन द्वारा छलांग लगाई गई, जिसमें मोटरमैन जो कि सतर्क थे उनके द्वारा तुरंत गाड़ी को रोका गया और वहीं पर उपस्थित आरपीएफ जीआरपी द्वारा तुरंत सतर्कता से उस व्यक्ति को नीचे से रेस्क्यू किया गया। दरअसल दिनकर सकपाल को कैंसर की बीमारी है, वो उससे काफी परेशान है, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें मुंह का कैंसर है और पेट में भी उनको लंबे समय से तकलीफ हो रही है, जिसके चलते उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। रेलवे के अधिकारी दिनकर सकपाल को समझा बुझाकर घर भेज ही रहे थे, लेकिन दिनकर के पास पैसे भी नहीं थे, लिहाजा आरपीएफ के लोगों ने ही उन्हें घर पहुंचाया। लेकिन जो कदम दिनकर ने उठाया वो बयां करता है कि कैसे कुछ मौकों पर इंसान जिंदगी के आगे मजबूर हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।
कम बेस कुछ ऐसा ही हादसा कल रात मुंबई के चर्नी रोड रेलवे स्टेशन पर भी हुआ, जहां एक महिला लोकल के सामने आ जाती। दरअसल वो ट्रैक को पार करना चाहती थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। इस बीच ट्रेन आ गई। मोटरमैन ने सूझबूझ दिखाई और महिला की जान कैसे एन मौके पर बची। आप खुद देखिए कि महिला ऊपर चढ़ना चाह रही है, ये पुल की बजाय ट्रैक से पार कर रही थी प्लेटफॉर्म, और देखिए कि वक्त रहते ब्रेक लगे और महिला की जान बची है। आगे बढ़ते हैं खबर महाराष्ट्र से, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठा देगी। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की किताब में दहेज को लेकर एक चैप्टर में अजीब दलील दी गई है। किताब के सिस्टम में लिखा गया है कि अगर लड़की कुरूप या दिव्यांग है तो उसकी शादी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी लड़की से शादी करने के लिए दूल्हे के घर वाले ज्यादा दहेज मांगते हैं। लड़की का परिवार मजबूर होता है और उन्हें मांग के मुताबिक दहेज देना पड़ता है। इस वजह से हमारे समाज में दहेज प्रथा बढ़ी है। वाकई में पहले ज़रा उस शख्स से जाकर पूछना चाहिए जिसने ये किताब लिखी, और फिर उस पूरे पैनल से जिसने इस किताब को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करवाया। ज़रा आप ही सोचिए कि दहेज जैसी कुप्रथा को लेकर क्या अजीबोगरीब दलील दी गई है। इस किताब में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मामला मीडिया में आने के बाद चैप्टर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जो उस किताब में है वो गलत है। अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो स्कूल का काम है, उनके टीचरों का काम है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और ये स्कूल में जो पढ़ा रहे वो बदलना चाहिए इसको। और अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से कैसी खबर दिखाते हैं जो वाकई आपको चौंका देगी। दिल्ली में एक स्टंट मैन बन गया है अपराधी, और गुनाह की दुनिया में इसने कदम रखा तो सिर्फ नई गर्लफ्रेंड बनाने और महंगे होटलों में शराब पीने के लिए। कैसे ये स्टंट मैन बन गया क्रिमिनल, देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हुआ करती थी जब राहुल अपनी बाइक लेकर सड़क पर निकला करता था। इसे बाइक चलाने में महारत हासिल थी तो ये सड़क पर खूब स्टंट भी दिखाता था, लेकिन धीरे धीरे अय्याशी राहुल की रगों में पेवस्त होती चली गई और अपनी अय्याशी पूरी करने के मकसद से राहुल गुनाह की दलदल में धंसता चला गया। जब पुलिस ने राहुल को धर पकड़ा तो सामने आया कि इस स्टंट मैन ने 250 से ज्यादा लूटपाट और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया था। अपने साथी के साथ मिलकर राहुल ने एक महिला को इतना तेज धक्का दिया था कि वो कोमा में चली गई थी, तो उसने एक विदेशी वैज्ञानिक को भी चूना लगाया था। बताया जा रहा है कि राहुल तेजी से बाइक चलाता हुआ आता था और पीछे बैठा एक साथी झटके में शिकार का बैग या कोई भी चीज झपट लेता था। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक राहुल फर्राटे से मोटरसाइकिल चलाता हुआ फरार हो जाया करता था। लूटे गए मोबाइल और सामान ये हबीब नाम के एक शख्स को 1000 और 1500 रुपए में बेचा करते थे। इस तरीके से दिन के 4-5 हजार रुपए ये यूं ही कमा लेते थे। इनके पास से 20 मोबाइल, दर्जन डेबिट कार्ड, ज्वेलरी और स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई है। सड़क पर स्टंट करते और मजे के लिए सड़क चलते लोगों से आइसक्रीम छीनते छीनते ये बदमाश प्रोफेशनल स्नैचर्स और लुटेरे बन गए। इनकी गिरफ्तारी से साफ है कि कानून तोड़ने की मामूली सी घटना कब बड़े अपराध में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर ऐसा बर्ताव किया जिससे दुनिया सन्न रह गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल को न सिर्फ खरी खोटी सुना दी बल्कि बात पूरी होने से पहले फोन भी काट दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिन्होंने कुर्सी संभालने के बाद से हर दिन किसी न किसी तरीके से दुनिया को चौंकाया है, और इस बार ट्रंप के निशाने पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। दरअसल टर्नबुल ने ट्रंप को रिफ्यूजी समस्या को लेकर फोन किया था, लेकिन फोन पर ट्रंप ने टर्नबुल को खरी खोटी सुनाई और 1 घंटे की तय फोन कॉल को 25 मिनट के अंदर ही काट दिया। ट्रंप ने इस बातचीत को राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बुरी कॉल बताया। दरअसल ट्रंप की इस नाराजगी की वजह थी ओबामा और टर्नबुल के बीच एक समझौता।
ओबामा और टर्नबुल के बीच समझौता हुआ था कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए 1250 शरणार्थियों को अपने मुल्क में लेगा। लेकिन ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका विरोधी करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया और टर्नबुल को भी खरी खोटी सुना दी। ट्रंप ने टर्नबुल को क्या कहा इसकी पूरी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन टर्नबुल से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो बचते नजर आए। Did he hang up the phone to you earlier than you expected? I'm not going to comment on these reports of a conversation. Australians know me very well. I always stand up for Australia in every forum. This report says some pretty incendiary things, like that he said it was the worst conversation he'd had for that day, and he asked you if you were trying to export the Boston Bombers. I mean, do you have a comment on that? Look, I'm not going to comment on a conversation between myself and the President of the United States, other than what we have said publicly, and you can surely understand the reasons for that. I appreciate your interest, but it's better that these conversations are conducted candidly, frankly, privately. डोनाल्ड ट्रंप अपनी तुनक मिजाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन यूं एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को जवाब देगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। टीम न्यूज़ नेशन। वाकई में हैरान करती है ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति व्यवहार है। बहरहाल इस बीच सीरियाई गृह युद्ध के दौरान ट्वीट कर हर तबाही की जानकारी देने वाली 8 साल की बाना आब्देल ने इस पर ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज दिया है। इस मैसेज में बाना नाम की इस मासूम ने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब शायद ही डोनाल्ड ट्रंप के पास हो। No, Mr. Trump, have you ever had no food, no water for 24 hours? Just think of the refugee and the children of Syria. बहरहाल दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में कुदरत का कहर टूटा है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। बाढ़ में अब तक करीब 14 लोगों की जिंदगियां काल के गाल में चली गई तो करीब 30,000 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। लोगों का घर बार सब कुछ तबाह हो चुका है। सरकार बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस बड़ी तबाही के आगे वो सब नाकाफी साबित हो रहा है। तस्वीरें पेरू के एरक्यूपिया शहर की हैं, जहां बाढ़ से पैदा हुई पानी की कार को बहा ले गई। पानी का वेग इतना तेज था कि कार मानो किसी खिलौने की तरह बहती चली गई। पूरा इलाका मानो कीचड़ में तब्दील हो गया। कार क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबती नजर आई। और अब खबर उस महाद्वीप से जुड़ी जिसका जिक्र अब तक कहानियों और विज्ञान की किताबों तक ही सीमित रहा, यानी गोंडवाना। दक्षिण अफ्रीका के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि आज के मॉरिशस के नजदीक गोंडवाना के निशान आखिरकार मिल ही गए हैं। आज से हजारों साल पहले धरती में बड़ी हलचल हुई थी। भूकंप आए थे, ज्वालामुखी फटे थे और तब धरती का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग थलग हो गया था। इसी टुकड़े को नाम दिया गया गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ था? उसका केंद्र आज दुनिया में किस देश के नाम से जाना जाता है? इसको लेकर लंबे अरसे से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च हो रहा है और एक ऐसे ही रिसर्च में दावा किया गया है गोंडवाना को ढूंढ लेने का। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक लुइस एशवेल के मुताबिक मॉरिशस के नजदीक गोंडवाना कभी रहा होगा और इसके पीछे एशवेल अपने सबूत भी देते हैं। एशवेल का कहना है मॉरिशस के समंदर में जो खनिज कण मिले हैं वो 3 अरब साल पुराने हैं और मॉरिशस में जो चट्टानें मिलती हैं वो 90 लाख साल पुरानी हैं। ये बड़ा फर्क बताता है कि सतह पर बसा मॉरिशस नया है और समंदर की तलहटी में मौजूद खनिज कण काफी पुराने। इसी को बड़ा सबूत मानते हुए एशवेल का कहना है कि मॉरिशस के समंदर का तल किसी वक्त में गोंडवाना का हिस्सा रहा होगा। एशवेल ने दूसरे तरीकों से भी खनिजों और चट्टानों के जरिए गोंडवाना का पता लगाने की कोशिश की है और इस स्टडी के बाद एशवेल मानते हैं कि मॉरिशस समेत आज का अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया कभी एक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि एशवेल की ये थ्योरी अतिशयोक्ति लगती है क्योंकि धरती का इतना बड़ा टुकड़ा एक साथ रहना काफी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है एशवेल की ये खोज आने वाले वक्त में किसी बड़े रिसर्च का आधार बन जाए।
टीम न्यूज नेशन।